Hello and welcome to Click Economics. I am Dr. Amit Singh Khokhar welcoming you to this unit Determination of Income and Employment, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आय एवं रोजगार का निर्धारण। तो चलिए इस यूनिट के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, यानी समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या होते हैं और इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो वहां मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी एंड प्लस एन एक्स। तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स, इनके बारे में आपको बताया था वहां पे। लेकिन जब मैंने आपको बताया कंजम्पशन कर्व के बारे में और कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, जिसे हम उपभोग फलन कहते हैं, तो उस समय मैंने आपको बताया कि कुछ हम यहां एजम्पशंस ड्रॉ कर रहे हैं इस यूनिट में। और जो एजम्पशन थी, पहली थी कि हम शॉर्ट रन यानी अल्पकाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी हमारी एजम्पशन थी कि गवर्नमेंट नहीं है, तीसरी एजम्पशन थी कि एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो भी नहीं है, यानी कोई आयात निर्यात नहीं हो रहा है। तो अगर हमने ये एजम्पशंस ड्रॉ करी हैं तो दैट मींस कि जो नेट एक्सपोर्ट वाला जो कंपोनेंट है ये तो गया, खत्म हो गया। तो और साथ ही ये जो जी वाला कंपोनेंट है ये भी हो गया खत्म। तो एग्रीगेट डिमांड कितना बचा? वो बचा सी और आई। तो यहां हम इसलिए कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या है? सी प्लस आई इज एग्रीगेट डिमांड। समग्र मांग क्या है? उपभोग व्यय और निवेश व्यय का योग है। और अब बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। तो आपको पहले ही बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है इनकम के, यानी राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद के, जिसे हम कहते हैं नेशनल प्रोडक्शन कह देते हैं, उसके बराबर है। और जो इनकम होती है किसी भी इकोनॉमी में, वो इनकम का या तो कंजम्पशन पे खर्च हो सकता है या फिर सेविंग पे खर्च हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एएस, जिसे हम वाई भी कहते हैं, इतना जो हिस्सा है एएस एग्रीगेट सप्लाई बराबर वाई, और वाई क्या होगा? सी प्लस एस। तो यहां हम अलग से मैं लिख के दिखा देता हूं, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। और ये आप पहले भी इसके बारे में जान चुके हैं जब मैं सीमांत प्रवृत्ति, जिसे कहते हैं प्रोपेंसिटी की बात हम कर रहे थे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव की, तो वहां ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, अगर आपने इतना समझ लिया है, संतुलन की बात हम यहां पे करेंगे। और आपको मैंने एक बार पहले शॉर्ट में बताया था, फिर से बताता हूं कि जब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो यानी कि वो स्थिति जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो, उस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि संतुलन की स्थिति हम कहते हैं उसको। एग्रीगेट डिमांड हमने सी और आई में उसको हमने डिवाइड कर दिया, एग्रीगेट सप्लाई को हमने सी और एस में डिवाइड कर दिया। तो दैट मींस कि इन दोनों का सम भी बराबर होना चाहिए। अब देखिए, ये तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अगर हम इन एरोज को अब हम हटा दें तो सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो दैट मींस सी इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ सी है, तो उसको हम स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास सिचुएशन आएगी आई इज इक्वल टू 1, और इसको अगर हम उलट दें तो हमें मिल जाएगा एस इज इक्वल टू आई। तो यहां पे अब पूरा ध्यान देने लायक बात जो है वो ये कि अब हमारे पास दो तरह के समीकरण आ गए हैं, या दो तरह के हमारे पास क्या है, अप्रोचेस आ गई हैं। या तो हम कहते हैं, बात करते हैं नंबर 1, जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि इक्विलिब्रियम बताइए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से। तो उसका मतलब है कि ये वाला जो फॉर्मूला है इसकी बात हो रही है। और दूसरी अप्रोच होती है हमारी एसआई अप्रोच, उसको बोलते हैं, यानी कि सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट जहां हो जाए वो भी इक्विलिब्रियम है। वो बात अलग है कि ये एक ही पॉइंट पे होंगे, दोनों अलग अलग पॉइंट पे नहीं होंगे, लेकिन हम दो डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में बात करते हैं और एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक अप्रोच के बारे में पूछ लिया जाता है, और वो या तो फंक्शन के रूप में पूछ लेते हैं यानी फलन, और या फिर बात कर लेते हैं कर्व के फॉर्म में भी पूछ लेते हैं कि कर्व पे बना करके दिखाइए कि कहां संतुलन है। तो वो एक ही बिंदु होगा जहां ये बराबर होंगे। नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम के लिए दो अप्रोचेस हैं जिनको हम दृष्टिकोण कह सकते हैं। तो एक था एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल कर दो, और उसी से दूसरा फॉर्म निकल के आता है जिसको हम दूसरी अप्रोच कह देते हैं, वो है एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। इसमें से कोई भी अप्रोच आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर कहा जाए कि न्यूमेरिकल वैल्यूज की हेल्प से आप नेशनल इनकम का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको आप एक बार एक्सप्लेन करें, तो आपको कुछ वैल्यूज क्या है अज्यूम करनी होती हैं। और अगर एग्जाम में वैल्यूज भी दे दी जाए तो फिर आप थोड़ा सा और टिपिकल आप उसको पाते हैं कि आपको उन वैल्यूज को यूज करके टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा।
फिलहाल हम कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। ये है हमारा सी बार, जिसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, हिंदी में इसको कहते हैं स्वतंत्र उपभोग कहते हैं। और ये वो कंजम्पशन होता है जो इनकम में होने वाले चेंजेस के साथ साथ चेंज नहीं होता है, ये इतना ही बना रहेगा। इनकम अगर जीरो भी होगी तो भी इतना होगा, और इनकम अगर बिलियन डॉलर्स भी हो जाएगी तो भी ये इतना ही बना रहता है इनकम में, जितना हम एज ए इकोनॉमी में जितना हम अज्यूम करते हैं। नंबर 2 है एमपीसी, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, यानी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। इसकी भी वैल्यू हमने अज्यूम कर ली कि 0.80 है। तो अगर इनकम में 10 रुपए का चेंज होगा तो उसका 80% यानी 8 रुपया कंजम्पशन में चला जाएगा, और इसको हमने स्मॉल सी से डिनोट कर लिया। उसके बाद में हमने देखा कि एक इन्वेस्टमेंट को और हमने अज्यूम कर लिया। ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ये भी ऑटोनोमस है, यानी ये भी स्वतंत्र है। तो इनकम में होने वाले चेंज जो है उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता है। रुपए 40 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है, थ्रू आउट द प्रोसेस उतना का उतना ही बना रहेगा। आई जो है वो चेंज नहीं होगा। यहां आप देख सकते हैं आई को हर लेवल पे हम 40 ही लेकर के चलेंगे पूरी टेबल क्रिएट करते समय। नाउ सी, अब ये डेटा तो हमने अज्यूम कर लिया है, 3 चीज अज्यूम कर ली। अब मान लीजिए पहले इनकम थी 0, कहा कि y = 0 था, तो ऐसे में कंजम्पशन कैसे हम क्रिएट करेंगे या फिर कंजम्पशन कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ये है कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन हम इसे कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। और यहां पे आप देखिए इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, ये और ये वाला जो कंपोनेंट है सी बार, ये तो यही है। ये वो वाला कंपोनेंट है, वो घटक है जिसमें आय में होने वाले परिवर्तन की वजह से कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये कंपोनेंट तो हमें पता चल गया 40 करोड़ रुपया है। लेकिन ये इधर वाला जो कंपोनेंट है हमारा सी वाई, स्मॉल सी वाई, ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये हमारी जो है ये है इंड्यूस वाला पार्ट है, प्रेरित वाला भाग है ये। यहां आप देख सकते हैं कि सी की वैल्यू है 0.8, और जब इनकम है 0 इस समय, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सी वाई आ जाएगा 0। और 0 को जब हम ऐड करते हैं सी बार में, यानी 0 और सी बार दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा कंजम्पशन कितना आएगा, कंजम्पशन आ जाएगा हमारा 40, जो हमने यहां पे भी शो नहीं किया। चलिए अब इनकम बढ़ गई। इनकम जो पहले 0 थी उससे बढ़ के हो गई 100, और 100 होने के बाद में इनकम, तो यहां देखिए अब जो सी बार वाला पार्ट है वो तो उतना ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आया नहीं। लेकिन ये जो इंड्यूस वाला पार्ट है, प्रेरित वाला, इसमें 0.8 की मल्टीप्लाई अब 100 से करेंगे, और 100 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 ना रह के ये हो जाएगा 80। तो ऑटोनोमस वाला पार्ट अभी भी कितना है 40, लेकिन सी वाई वाला पार्ट कितना हो गया 80। दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 120 करोड़ रुपीस। इसी प्रोसेस को आगे फॉलो कर लेते हैं। सपोज इनकम बढ़ करके हो गई 200 करोड़ रुपीस। जैसे 200 करोड़ होती है तो यहां पे इसको चेंज कर देते हैं, चलिए 200, और जैसे ये 200 हुआ तो ये कितना हो गया, कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, 160। ये 160 हो गया, बट सी बार इज स्टिल 40, तो सी बार 40, ये वाला पार्ट 160 ऐड करेंगे तो इनकम आ गई 200 करोड़ रुपीस। अब ध्यान दीजिए यहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर हो गए हैं, और जहां इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, याद कीजिए प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, जिसे लाभ अलाभ बिंदु कहते हैं। यानी यहां पे पूरी इनकम कंजम्पशन पे खर्च हो रही है, कोई सेविंग नहीं हो रही है इकोनॉमी में। तो अगर हम यहां पे सेविंग का कॉलम अगर बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यहां सेविंग बराबर 0 है, इनकम और कंजम्पशन बराबर है। कर्व के फॉर्म में भी मैं इसको दिखा दूंगा कि ब्रेक इवन पॉइंट कहां था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इनकम हो गई 300 और फिर हो गई 400, इनके साथ साथ कंजम्पशन भी चेंज होती चली जाएगी। जैसे इनकम में 100 का इंक्रीज हुआ तो कंजम्पशन में 80 का इंक्रीज हो जाएगा, और कंजम्पशन आ जाएगी C = 280, C = 360। ये आप देख सकते हैं इसमें। और इन्वेस्टमेंट लेकिन हमारा टॉप टू बॉटम हर एक लेवल पे हमारा 40 ही बना रहेगा। और अब मैं आपको ये टेबल की हेल्प से सारा दिखा देता हूं एक बार। आपकी स्क्रीन पे जो टेबल दी गई है इसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं। कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4 से लेकर के 8 तक टोटल कॉलम्स हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं कि कॉलम नंबर 1 में वैल्यू दी है इनकम की। सबसे पहले 100
इंक्रीज होकर के हुई है 100 करोड़, फिर 200 करोड़, 300 करोड़ और 400 करोड़, जैसा मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया बिल्कुल वैसे ही, और ये बढ़ते बढ़ते 600 करोड़ तक मैक्सिमम यहां पे एक्सप्लेन किया है क्या कंडीशंस होंगी। जब इनकम 100 थी, आप कॉलम नंबर 1 में देखिए फर्स्ट एंट्री, जब इनकम 100 करोड़ रुपीस थी और कंजम्पशन की जो हमारी एमपीसी है, बेसिकली एमपीसी जो कंजम्पशन डिटरमाइन करती है वो 0.8 है एमपीसी, तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे हमारी टोटल कंजम्पशन 120 है, क्योंकि 40 करोड़ तो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन था और 80 करोड़ रुपए हमारे इस इनकम की वजह से आए, यानी 100 को 0.8 से मल्टीप्लाई करके। इस सेकंड कॉलम में सेकंड एंट्री आप देख सकते हैं कि 200 करोड़ रुपीस जब इनकम होती है तो कंजम्पशन बढ़ के 200, जैसा ये सब मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। तो आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 की जो एंट्रीज हैं ये किस तरीके से इंक्रीज हो रही हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है। हर एक 100 करोड़ इंक्रीज होने पे इनकम में, कंजम्पशन में 80 करोड़ का इंक्रीज हो जाता है। तो यहां एक बात और निकल करके आती है कि एमपीसी अगर हम चेंज कर दें 0.8 की बजाय 0.75 कर दें, तो फिर आप ध्यान रखना कि 100 करोड़ रुपीस का जैसे इनकम में इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन में इंक्रीज होगा 75 करोड़ रुपीस का। तो यानी कि कंजम्पशन कैसे अफेक्ट होता है इनकम में चेंजेस के साथ साथ एमपीसी में चेंजेस से भी, वो आपको यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए। फिर थर्ड कॉलम देखिए, सेविंग्स इसमें दी हुई है और फोर्थ नंबर पे दिया है इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स के लिए यहां पे आप देख सकते हैं कि जब इनकम हमारी है 100 करोड़ रुपीस और कंजम्पशन है 120 करोड़ रुपीस, तो दैट मीन्स कि इकोनॉमी में उपभोग ज्यादा हो रहा है, कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, इनकम उतनी है नहीं, तो 20 करोड़ रुपीस क्या है, ये डिससेविंग हो रही है, नेगेटिव सेविंग हम इसको कह सकते हैं। तो यहां पे हम कहेंगे कि -20 करोड़ रुपीस की सेविंग है। और जब इनकम बढ़कर के 200 करोड़ रुपीस हुई, इनकम के साथ कंजम्पशन भी 200 करोड़ रुपीस हो गया, तो यहां पे क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया जहां पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, लाभ अलाभ बिंदु यही होता है। और यहां पे आप देखिए कि क्योंकि ये बराबर हो गए तो सेविंग आएगी 0। इसके बाद में इनकम और बढ़ती है, कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन क्योंकि कंजम्पशन के बढ़ने की जो स्पीड है इनकम से तो थोड़ी कम है ना, तो यहां देखिए अब इनकम कंजम्पशन से ज्यादा हो गई है। तो जैसे ही ये ज्यादा होती है तो यहां पे पॉजिटिव सेविंग्स आ जाएंगी। तो यहां पे देखिए इनकम माइनस कंजम्पशन, बचा क्या, सेविंग, तो 20। और नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही इनकम 400 करोड़ रुपीस हुई और कंजम्पशन 360 हुई तो सेविंग हो गई 40। अब यहां पे आप देखिए इन्वेस्टमेंट तो हर बार ही 40 था, इन्वेस्टमेंट हर बार 40 था, लेकिन सेविंग इंक्रीज होते होते अब 40 हुई है। तो यहां ध्यान दीजिए कि ये इनकम का वो लेवल है जहां पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर हो गए हैं। दैट मीन्स कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम SI अप्रोच की बात करें तो ये जो कॉलम्स यहां पे बने हुए हैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग के, टेबल में थोड़ा उलट बने हुए हैं, सेविंग इस तरफ बना हुआ है, बात एक ही है। तो ये जो पॉइंट आया है ये इस अप्रोच से इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है, राइट। अब हम बात करते हैं ADAS अप्रोच की। चलिए ADAS अप्रोच में क्या होता है कि C+I बराबर होना चाहिए C+S के, क्योंकि C+I क्या है, AD, और C+S क्या है, AS। तो यहां पे आप देखिए इन्वेस्टमेंट है 40 और 40 को जैसे ही आप ऐड करते हैं कंजम्पशन में तो ये C+I कितना आया, 400। तो C+I आया 400 और दिस शुड बी इक्वल टू C+S। और C+S क्या होता है, बेसिकली C+S होता है इनकम। तो इनकम तो ऑलरेडी आप यहां देख सकते हैं कि इनकम है 400, तो दैट मींस कि 400 इज इक्वल टू 400। तो टेबल की फॉर्म से आपने देख लिया कि जब हम इन दोनों कॉलम्स को इक्वेट कर देते हैं, दिस प्लस दिस, यानी कि ये दोनों कॉलम और इनको ऐड कर दीजिए और ये इक्वल हो जाए इस कॉलम के, दिस वन कॉलम इस कॉलम के इक्वल हो जाए, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि ADAS अप्रोच से हमने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। अगर कंफ्यूजन हो इसमें कहीं भी, वीडियो को एक बार रिप्ले करके देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहने वाला, कोई मिस्टेक नहीं। ऐसा ही डेटा आप एक अज्यूम करके चले जाना। एग्जाम में अगर ऐसा हो कि आपको डिफरेंट वैल्यूज दे दी तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, अदरवाइज एक सेट ऑफ डेटा याद करके जाओ, एज इट इज टेबल पुटअप करो और
मार्क्स लो फुल। चलिए अब डायग्राम की हेल्प से इसको अचीव करना सीख लेते हैं कि दो अप्रोचेस हैं, एडी और एएस की अप्रोच और दूसरी अप्रोच है एस इज इक्वल टू आई की अप्रोच। दोनों अप्रोच को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं डायग्राम की हेल्प से। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन इट इज इजी, एक बार बहुत अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूं, चिंता मत करो। पहले हम ध्यान देंगे इतने पार्ट पे, ये जो डायग्राम है इतना हिस्सा, सिर्फ इतने को देखिए, नीचे अभी ध्यान मत दीजिए। ये जो डायग्राम है इसमें आप देखें कि ये जो डॉटेड यहाँ पे डैश लाइन जो है बनी हुई है, ये कंजम्पशन कर्व है, उपभोग वक्र है, ये कंजम्पशन कर्व है। और इसको पिछली वीडियो में मैं बनाना सिखा चुका हूं आपको। अगर वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, इसको समझना बेहद आसान हो जाएगा। फिर भी एक बार क्विक इसका रिकैपिचुलेशन कर देता हूं कि जो ये C बनता है, ये बेसिकली इतना हिस्सा ये जो होता है ये कहलाता है C बार, ये इंटरसेप्ट होता है। और जो स्मॉल c जिसे हम कहते हैं MPC, वो इसका क्या है, ढाल होता है, यानी इसका स्लोप होता है, इस वक्र का स्लोप होता है। चलिए अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे ये एग्रीगेट डिमांड कर्व आया। एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है C प्लस आई के, आप जानते हैं, अभी बताया गया है आपको। अब देखिए C तो इतना पार्ट हो गया कंजम्पशन, उसमें आप इन्वेस्टमेंट और जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाता है एग्रीगेट डिमांड। तो C इतना पार्ट और C के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो कि 40 है हमारा, जो अभी न्यूमेरिकल एग्जांपल हमने लिया है उसमें 40 है, तो और वो थ्रू आउट सेम रहता है। तो आप इसलिए देख सकते हैं कि जो कंजम्पशन कर्व हमने बनाया है वो तो पिछली क्लास की जो हम नॉलेज लेकर के आए उसके बेसिस पे हम ड्रॉ कर ही सकते हैं। इसमें 40 ऐड करते चले जाइए, हर जगह इस जगह 40 ऐड कीजिए, 40 ऐड कीजिए, किसी भी जगह 40 ऐड करेंगे, यू विल गेट अ फ्रेश कर्व। और ये जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया है, इन्वेस्टमेंट बेसिकली इतना हिस्सा है, इतने हिस्से को हम इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। तो कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट आपने ऐड किया तो कौन सा कर्व मिला, हमें मिल गया एडी कर्व। और ये एडी कर्व और ये जो कंजम्पशन कर्व है, ये दोनों कर्व क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना है। अब ये बनाना तो आपने सीख लिया। चलिए ये 45 डिग्री लाइन है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्या रोल प्ले करती है। अब आते हैं सेविंग्स कर्व पे। ये जो नीचे वाला जो पार्ट है इसकी बात हम करते हैं। सेविंग्स कर्व ड्रॉ करना मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं कि जितना कंपोनेंट ये है, ये C बार वाला, इतना ही आप जीरो से, यानी अगर ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहां वैल्यू 0 होती है, उतना ही कंपोनेंट आप नीचे ले लीजिए, जितना ये कंपोनेंट है उतना ही डिस्टेंस नीचे लीजिए और एक पॉइंट यहां लगाइए और यहां से स्टार्ट होगा आपका सेविंग्स कर्व। दूसरा पॉइंट कैसे हमें मिलता है, ये कंजम्पशन कर्व था, ये डैश लाइन, और ध्यान दिया होगा अगर आपने तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम ले सकते हैं कुछ भी, सपोज इसे स्मॉल b कह देते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जो मैं अभी आपको कह रहा था टेबल में कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रेक इवन पॉइंट कहां होता है, तो जहां कंजम्पशन और इनकम बराबर होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। और ठीक उस पॉइंट के नीचे सेविंग्स होती है 0, तो दैट मीन्स कि सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को वहां पे इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा एक्स एक्सिस को। तो यहां आप देख सकते हैं सेविंग कितनी है, 0। क्यों है सेविंग 0? क्योंकि सेविंग हमने वाई एक्सिस पे ली है। ये देखिए आप, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को हम वाई एक्सिस पे हम यहां पे ले रहे हैं। अब अगली बात, ये था हमारा इन्वेस्टमेंट, ये वाला इतना डिस्टेंस, इतनी हाइट जो थी ये इन्वेस्टमेंट था, उतनी ही हाइट यहां 0 से ऊपर ले लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता। सेविंग तो नेगेटिव हो सकती है, यहां से लेके यहां तक इतने पूरे हिस्से में सेविंग नेगेटिव थी, यहां 0 हुई और इससे आगे सेविंग पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कांस्टेंट है, 40 हमने अज्यूम करा तो 40 ही रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। तो यहां पे इतना डिस्टेंस अगर हमने ये ले लिया तो ये हमारा क्या हो गया, ये इन्वेस्टमेंट कहलाया। और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, क्योंकि थ्रू आउट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40 ही रहेगी हर पॉइंट पे, इनकम का लेवल कितना भी हो इन्वेस्टमेंट सेम ही रहेगा। बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये हॉरिजॉन्टल क्यों है जब ये ऐसे इंक्लाइंड जा रहा है। इसके इंक्लाइंड का ये एक्चुअली यहां ये पैरेलल C कर्व से है, तो इसलिए ये ऐसे इंक्लाइंड जा रहा है। यहां ये पैरेलल एक्स एक्सिस से है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमने यहां पे कुछ ऐड किया क्या, नहीं, नथिंग। लेकिन यहां तो हम इन्वेस्टमेंट में C ऐड कर रहे थे, इसलिए वो ऐसे स्लोप में गया, और यहां ये ऐसे पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहता है। चलिए ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो अब हम बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम अगर हम ADAS अप्रोच की बात करें, इस अप्रोच की बात करें, तो ऊपर वाला जो हमारा डायग्राम है
उससे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। एडीएस अप्रोच में आप देख सकते हैं एडी कर्व हमारा ये हो गया, और कहां ये 45 डिग्री लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, आप देखिए ये जो पॉइंट आया इसे हम कह सकते हैं स्मॉल ई कह दीजिए इसको, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, यानी वो पॉइंट जहां पे एग्रीगेट डिमांड बराबर हो गई एग्रीगेट सप्लाई की ओर। एग्रीगेट सप्लाई, ये 45 डिग्री लाइन की सिग्निफिकेंस आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, यानी जहां 45 डिग्री लाइन को ये इंटरसेक्ट कर जाए एग्रीगेट डिमांड कर्व, वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, संतुलन बिंदु वही है। अच्छा, अब ठीक इसके नीचे ही आएगा ये यहां पे, क्यों? अब देखिए सेविंग का जो कर्व है, बचत का जो फलन है, बचत का जो वक्र है वो हमने यहां पे बना लिया। बचत वक्र जो बन गया ये कहां इस निवेश वक्र को काट रहा है, ये देखिए ये बिंदु जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए वो पॉइंट भी इक्विलिब्रियम है। और विशेषता ये होगी जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो ध्यान रखिए दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरीके से आते हैं, क्योंकि आप अप्रोच चाहे एडीएस की ले या ये वाला दृष्टिकोण ले, जो संतुलन का बिंदु है वो समान ही रहेगा। चलिए, अभी तक आपने देखा कि कर्व की हेल्प से और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनकी हेल्प से आपने देखा कि इक्विलिब्रियम कैसे अटेन किया जाता है, जिसे हम संतुलन कहते हैं किसी इकोनॉमी में नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम। उसके लिए आपने देखा कि एडी एस के इक्वल होना चाहिए, या फिर हम इसकी दूसरी अप्रोच एस इज इक्वल टू आई बोल देते हैं। लेकिन व्हाट हैपेंस इफ दे आर नॉट इक्वल, उन दो सिचुएशंस के बारे में बात करना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है। पूछा जाता है कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड या व्हाट इज नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। तो अगर आपसे पूछा एग्रीगेट डिमांड, उसकी डेफिनेशन दे दीजिए। इक्विलिब्रियम को पूछे तो इट इज द सिचुएशन इन द इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई। आप ऐसे बता दें कि वह स्थिति जब समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो, उसे हम संतुलन बोल देते हैं राष्ट्रीय आय का। चलिए, लेकिन अगर ये डिस्टर्ब हो, ये बराबर ना हो तो क्या हो, वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और कोई एक सिचुएशन दी जाती है या तो ये या ये, और आपको एक्सप्लेन करना होता है। वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या बोलना है उसमें आपको। देखिए, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, पहली सिचुएशन। और ये दूसरी सिचुएशन, पहली सिचुएशन में क्या है कि जो बायर्स हैं इकोनॉमी में, जितने जो उपभोक्ता हैं, खरीदार हैं, वो ज्यादा मांग कर रहे हैं किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, वस्तु एवं सेवाओं की मांग ज्यादा है, उतनी पूर्ति नहीं हो रही है। तो अगर सारे हम उत्पादकों की बात करें, सारे प्रोड्यूसर्स की बात करें, तो सारे प्रोड्यूसर क्या है, कुछ प्रोडक्शन करते हैं, मान लीजिए ये प्रोडक्शन किया, और कुछ रखते हैं अपने पास में इन्वेंट्री। उनको एक उम्मीद होती है कि इस साल कितनी डिमांड हो सकती है उनके गुड्स एंड सर्विसेज की, उस हिसाब से वो प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन डिमांड जो है वो बराबर हो एग्जैक्टली सप्लाई के, ये जरूरी तो नहीं है हमेशा। तो अगर थोड़ा बहुत इसमें अंतर होता है तो उसके लिए वो रखते हैं माल सूची, जिसे हम कहते हैं इन्वेंट्री, कि अगर प्रोडक्शन से ज्यादा अगर डिमांड हो गई तो वो इन्वेंट्री में से बेच देंगे, और अगर डिमांड कम रह गई, ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया, ज्यादा उत्पादन कर दिया, उतना बिका नहीं, तो वो इन्वेंट्री में या माल सूची में ऐड कर देंगे, वहां डाल देंगे, स्टॉक में डाल देंगे। वो स्टॉक है बेसिकली एक तरीके से फिनिश गुड्स का, जिसे हम अंतिम वस्तु का स्टॉक कहते हैं, वो है वो, राइट। अब देखिए यहाँ पे कि जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो ऐसे में क्या होगा कि उपभोक्ता जो है वो ज्यादा मांग रहा है, उत्पादक उतना नहीं दे पा रहा है उत्पादन करके, तो ऐसे में इन्वेंट्री से बेचा जाएगा। जो प्रोड्यूसर है वो अपनी इन्वेंट्री में रखे हुए स्टॉक को बेचना शुरू करेंगे। तो इन्वेंट्री का क्या होगा, इन्वेंट्री घटने लगेगी ऐसे में, ये इसका नतीजा होगा। और फ्यूचर में प्रोडक्शन, भविष्य में जो उत्पादन है वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि उत्पादक जो है वो प्रेरित होंगे और उत्पादन करने के। अगर वे उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे और इसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड ज्यादा रही और एग्रीगेट सप्लाई कम रही, तो ऐसे में क्या होगा कि ये इन्वेंट्रीज घटते घटते एक दिन क्या हो जाएंगी, जीरो। और फिर कहां से आएंगे गुड्स एंड सर्विसेज, फिर कहीं से भी नहीं आएंगे, फिर इन्फ्लेशन होगा। तो ऐसे में ये ध्यान रखें कि फ्यूचर प्रोडक्शन बढ़ेगा और इन्वेंट्री घटेगी, ये दो बातें ध्यान रखनी है। इसके उलट केस में जब एग्रीगेट डिमांड कम है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनकी मांग कम की जा रही है, तो प्रोडक्शन जितना हो रहा है उससे कम है डिमांड, तो ये बच गया ना, थोड़ा थोड़ा ये बच गया। ये बचा हुआ कहां जाएगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इसको सेल आउट ही नहीं कर पाए, तो बचा हुआ कहां जाएगा, इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा। और इन्वेंट्री क्या होगी, बढ़ जाएगी ऐसे में। और इन्वेंट्री बढ़ेगी तो
जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डिस्करेज होंगे फ्यूचर में प्रोडक्शन करने के, उनके ऊपर प्रेशर होगा कि वो अपना प्रोडक्शन घटाएं, नहीं तो ये इन्वेंट्री बढ़ती चली जाएंगी और बढ़ते बढ़ते इन्वेंट्री एक दिन इनफाइनाइट हो जाएंगी, जिनको रखने के लिए शायद जगह भी नहीं बचेगी प्रोड्यूसर्स के पास में। तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे ऐसे में, फ्यूचर प्रोडक्शन को कम करेंगे, भविष्य में उत्पादन को कम करने लगेंगे। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो नीचे बने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पे सारे वीडियो के प्रीवियस वीडियोस के लिंक मिलेंगे। नेशनल इनकम के सारे टॉपिक्स मैं कंप्लीट कर चुका हूं, जहां पे आपको हेल्प मिलेगी ये इन्वेंट्री का टॉपिक समझने में। आउटपुट मेथड की वीडियो देखिए, वहां मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है कि ये कैसे क्रिएट होती है और कैसे ये डिक्रीज या इंक्रीज होती है, और बाकी सारी वीडियोस भी उसमें अवेलेबल हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड लक, कीप लर्निंग।